16 अक्टूबर 2022 यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट के जो एग्ज़ाम कराए गए थे उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ इस क्लास में देखने वाले हैं और ये 3, 4, 5 क्लास में जो है आपके समाप्त होंगे 16 अक्टूबर के शिफ्ट फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इसके पहले जो भी क्लासेस मैं आपको दिया हूँ वो 15 अक्टूबर का शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको आप जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? देखिएगा, एक ऐसा अधिनियम आपसे पूछ रहा है कि जिस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। जो राष्ट्रीयकरण के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, जैसे आप एक चुनाव के लिए, जैसे आप किसी भी लोकसभा या विधानसभा में आप मत के अधिकार जो होते हैं आपके कब होते हैं, जब आप 18 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं। तो उसी तरह कुछ ऐसे शर्त थे जो राष्ट्रीयकरण के लिए दिए गए थे, तो उनको पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम में उसको लाया गया था, उसी को आपको आंसर करना है। तो ए है बैंकिंग कंपनियां यानी कि उपक्रमों पर अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 में, या बी भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, सी है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जरा ये वाले ध्यान से देखिएगा, आपका ये है कि बैंकिंग कंपनियां यानी कि उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण, साफ साफ बात देखिएगा, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण जो था यही अधिनियम था जिसके तहत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें थी वो निर्धारित की गई थी। और कब आई थी, जैसे इसको बात समझ लेते हैं। ये आपका है था 19 जुलाई कब, 1969 यानी कि 1969 में एक अध्यादेश द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीयकरण और उसकी शर्तों को अधिनियमित करने के लिए बैंककारी कंपनी, ये बैंककारी कंपनी है, उपक्रमों पर अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 पारित किया गया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, और उससे पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और जितने भी लोग इस चैनल पे आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ आप रुके रहिए कि आपको जो सारे क्लासेस हैं पेट को ये यहाँ से कंप्लीट कराए जाएंगे, और निकट भविष्य में आपको यूपीपी, यूपीएसआई और भी इंपॉर्टेंट वनडे क्लासेस जो हैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे वनडे एग्जाम के लिए। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, क्योंकि आपको सारे के सारे जो है पेपर हम यहाँ से तैयार कराएंगे, पूरी प्रयास रहेगी। दूसरा प्रश्न दिया है कि 1991 में नई आर्थिक नीति, 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ए है राजकोषीय नीति सुधार, बी है मौद्रिक नीति सुधार, और सी है वैश्वीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है उसे आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन वैश्वीकरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझते हैं इस बात को। 1991 की जो नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण है। क्या था? पहला जो परिणाम था वो वैश्वीकरण था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? जब पूरे विश्व में हरित क्रांति की बात चल रही थी उस समय भारत में हरित क्रांति के जनक का क्या नाम था? तो डॉक्टर अरुण कृष्णन, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन और सैम पित्रोदा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आंख बंद करके, ये क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट के तौर पे इसको लिख लीजिएगा। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न भी थोड़ा अच्छा है, देखने लायक है। भारतीय संविधान के लिए DPSP, याद रखिएगा DPSP बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। DPSP सेंस राज्य नीति निदेशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो ये तो मुझे याद है कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने अगर दिख रहे हैं तो हर एक बच्चे के जुबान पर ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो आंख बंद करके DPSP आयरलैंड से, कहाँ से? DPSP आपके आयरलैंड से लिए गए थे। अब देखिए बात करते हैं 5वें प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न आपका क्या दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो 19 वाला अनुच्छेद है, 19(1) में आपको कितने प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है? तो इसके अंतर्गत 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। स्वतंत्रता जो है इसमें 6 टाइप्स दिए गए हैं। और कौन कौन से हैं? जिसमें देश संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये या नहीं है, 19 में नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी नहीं है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं है। तो इसमें जो आपको बी वाला है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको 19(1) में ही देखने को मिलेगा, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर छठे की बात करें तो छठा प्रश्न दिया है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ए है विधानमंडल, बी है जनता, सी है न्यायपालिका और डी है इनमें से कोई नहीं। तो
इसके लिए जो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो कार्यपालिका जो होता है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको आप जरूर नोट करिएगा, ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, विधानमंडल। अब बात करेंगे 7वें प्रश्न की, जो दिया है आपका स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ए है लिखित और विस्तृत संविधान, बी है द्विस्तरीय सरकार, और सी है एकल नागरिकता, डी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसको आप सभी को आंसर करना है। चलिए आंसर करिए क्या सही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विस्तरीय सरकार के बारे में। क्या? द्विस्तरीय सरकार। संविधान के आरंभ में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, और यह संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। जो संघीय शासन व्यवस्था थी उसकी मुख्य व्यवस्था थी। ये 73वें व 74वें संविधान संशोधन, समझ रहे हैं आप, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के उपरांत अब संविधान में त्रिस्तरीय सरकार कौन हो चुकी है? त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार में देखिए सबसे पहले आपका आता है केंद्र, फिर आपका आता है राज्य, और फिर आपका आता है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर जैसे ग्रामीण में ग्राम और शहरों में नगर पालिका। तो इस तरह त्रिस्तरीय जो है अब हो चुकी है। तो मुख्य विशेषता जो नहीं है वो आपको द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था नहीं है, इस समय त्रिस्तरीय चल रही है। 8वें प्रश्न की बात करें तो दिया है कि एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको अगर पता होगा तो तुरंत करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नोट करिए 746 वाट। कितना? 746 वाट। एक ये सिंगल एचपी बराबर, सिंगल एचपी बराबर आपका कितना है? 746 वाट। इसको आप जरूर नोट करिएगा, एक एचपी बराबर यानी कि एक हार्स पावर 746 वाट। 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वां प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है उसको आपको टिक करके बताना है। तो देखिए जरा, कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, या पानी का भाप में रूपांतरण। दिया कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है उसको आपको बताना है। तो जो पानी का भाप में रूपांतरण होता है, बाकी देखिए जैसे मैं सीधे समझाता हूँ कि कोयले का जलना भी आपका रासायनिक है, भोजन का पाचन भी ये भी रासायनिक है, कागज़ का जलना भी ये भी आपका रासायनिक है। लेकिन जो पानी का जो भाप में रूपांतरण है ये अपने भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया में। इसमें भौतिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया। नोट करिएगा, भौतिक अभिक्रिया कारण जो है पानी का भाप में रूपांतरण होता है। बाकी इन तीनों का रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इनका जो क्रिया है वो प्रारंभ होता है। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है। दिया है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया निम्न में से किसका रोग है? एक है नाक, बी है मसूड़ा, सी हृदय, और डी है फेफड़ा। तो जो मसूड़ों का जो बीमारी होती है उस पायरिया कहते हैं। मसूड़ों में पाई जाने बीमारी का नाम जो है वो, जो मसूड़ों में खून आता है, जो खून आने लगता है वो पायरिया का मुख्य लक्षण है। मसूड़ों से खून निकलना पायरिया का मुख्य लक्षण है। तो इस तरह आपके जो क्लास हैं वो 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट ये यहाँ समाप्त होता है। अभी प्रश्न और बचे हुए हैं, लगभग आपके पास 50-60 प्रश्न बचे हुए हैं न्यूमेरिकल को छोड़ के। तो ये सारे प्रश्न मैं आपको यही कराऊंगा, इसी चैनल के माध्यम से क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जैसे भी क्लास आपको लगे हों प्लीज़ कमेंट करिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अपने सभी साथियों को शेयर करिए जो पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।